बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। लारी अड्डे से शुरू होने वाली एक कंडक्टर और उस्तानी के इश्क की लासवाल दास्तान। कहते हैं इश्क अंधा होता है, इश्क न पूछे जात, इश्क को रंग नस्ल मजहब अमारत गुर्बत और जात पात के फैसलों में कैद नहीं किया जा सकता। इश्क एक बहता दरिया है और जब दरिया में तूफान आता है तो इसके आगे बंद बांधना बहुत मुश्किल काम है। सब कुछ बह जाता है। मुझे भी इश्क हुआ और बेइंतहा हुआ और मैंने अपनी हस्ती को मिटा दिया। मेरा नाम नताशा है मगर मुझे मेरे निक नाम निशो के नाम से पुकारा जाता है। एक मिडिल क्लास घराने में आंख खोली बचपन, शरारते करते हंसते खेलते गुजरा। साथ साथ स्कूल जाना भी रहा। हमारे स्कूल की एक टीचर नाजिश शुरू दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती, शफकत से पेश आती। इनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था, तो यही वजह थी कि वो मेरा आइडियल था। इन्हें देख देख कर मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी उस्तानी बनूं। तो अक्सर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के साथ उस्ताद शागिर्द का खेल खेलती। अब सचमुच की उस्तानी बनने के लिए पहले खुद पढ़ना बल्कि आला तालीम हासिल करना जरूरी था। तो अपने इस शौक की तकमील के लिए दिन रात मेहनत करती रहती। खूब पढ़ती और तालीमी मराहल कामयाबी से तय करती गई और बिल आखिर BA B.Ed की डिग्री हासिल कर ली। टीचर बनना मेरा एक ख्वाब था, तो मैंने अपने ख्वाब की तबीर पाने के लिए महकमा एजुकेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ साथ दुआएं भी मांगती, तो खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली। और एक साल बाद जब मुझे टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि आज मुझे मेरे ख्वाब की तबीर मिल गई थी। जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला फौरन इसके अगले दिन मैंने ज्वाइन कर लिया और खुशकिस्मती से घर के करीब ही एक गर्ल्स मिडिल स्कूल में मेरी तैनाती हो गई। मैंने शौक, मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हर माह पूरी तनख्वाह अम्मी के हाथ पर रख देती, जिससे वो बहुत खुश होती। देखते ही देखते 4 साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया। अब मेरी जॉब भी मुश्किल हो गई थी और मकबूल तनख्वाह भी मिल रही थी। मैं ना तो बहुत हसीना जमील खूबसूरत लड़की थी और ना ही बदसूरत, गंदमी रंग, पुरकशिश नैन, घने स्याह लंबे बाल और दरमियाने कद के साथ कबूल सूरत लड़की थी। हाँ, मेरी आंखें बड़ी थी और यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मेरा चाचाजाद कजन हुमायूं अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था। वो बहुत खूबसूरत गोरा चिट्टा लड़का था, ऊपर से खासा अमीर और दौलतमंद भी था। नित नए फैशन का महंगा लिबास पहनना इसका शौक था। वो अपनी कार में यूनिवर्सिटी जाता, मुझसे अक्सर हंसी मजाक और छेड़छाड़ करता रहता था और अक्सर मैंने जुमले भी बोल देता। वो मुझे नताशा की बजाय फिल्म स्टार निशो कहता और छिछोरी हरकतें करता। मैं इसकी किसी बात का जवाब ना देती। वो हर दफा मुझे आई लव यू भी बोल देता, मगर मैं खामोश रहती। इसे अपने खूबसूरत और अमीर होने पर बहुत घमंड था। इसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे कुछ लोगों से इल्म हुआ कि इसकी बेशुमार लड़कियों से दोस्तियां और अफेयर चल रहे हैं। वो मुझसे पार्ट टाइम इश्क लड़ाने के चक्कर में था, बल्कि इश्क क्या, वो मेरे साथ बहुत गहरे तल्लुकात कायम करना चाहता था। वो जब भी कह रहा था मैं इसके सामने नहीं जाती थी, इसे नजरअंदाज करती थी। मेरी बेहिसी और सर्द रवैये को देखकर वो खुद ही पीछे हट गया। मैं मिडिल क्लास की बच्चियों को बहुत मेहनत, शौक और लगन से पढ़ाती थी, जिसकी वजह से हर साल मिडिल का रिजल्ट 100% और शानदार आता। फिर मेरा ग्रेड बढ़ाकर कुछ इंतजामी अमवार की बिना पर मुझे एक हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका रिजल्ट हर साल बहुत खराब आता था। उस स्कूल की कारकर्दगी बढ़ाने और अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे वहाँ ट्रांसफर किया गया था। ये बात तो मेरे जहन में थी, मगर वो हाई स्कूल हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े कस्बे में था। अब मेरे लिए परेशानी बन गई थी कि रोजाना वहाँ आना जाना था, मगर क्योंकि मुझे हस्बे मंशा टीचर की जॉब मिली थी। दूसरा, मुझे तरक्की
دے کر اسکول کے رزلٹ کو اچھا بنانے کے لیے ٹرانسفر کیا گیا تھا، تو میں نے خوشی خوشی اللہ کا نام لے کر نئے ہائی اسکول میں جوائن کر لیا۔ وہ کیونکہ ایک مضافاتی علاقہ تھا تو اس کے لیے وہاں زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی، کچھ مخصوص ٹائم میں چند بسیں وہاں جاتی آتی تھی۔ سفر تو زیادہ سے زیادہ 30-40 منٹ کا تھا، مگر کیونکہ لوکل روڈ تھا ہر سٹاپ کی سواریاں اس میں سوار ہوتی تھی تو 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ گویا کہ بس سٹاپ ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا اور بس یہیں سے ہو کر گزرتی تھی، مگر بس لاری اڈے سے ہی فل ہو کر نکلتی تھی تو سیٹ نہیں ملتی تھی۔ لاری اڈا کافی فاصلے پر تھا، بس صبح 7 بجے لاری اڈے سے چلتی تھی تو مجبوراً مجھے کسی ٹانگے یا رکشے پر بیٹھ کر پہلے لاری اڈے پہنچنا پڑتا تاکہ سیٹ مل سکے، جس کی وجہ سے میرے بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے تھے۔ خیر میں نے روزانہ آنا جانا شروع کر دیا۔ جس بس کے ذریعے میں جاتی تھی وہ ایک اچھی حالت کے ساتھ صاف ستھری بس تھی۔ بس میں بہت رش ہوتا تھا، ساری سیٹیں فل ہوتی اور اکثر سواریاں کھڑے ہو کر سفر کرتی۔ اس بس کا کنڈکٹر، جس کا اصل نام تو بلال تھا مگر اسے بلو کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ 27 یا 28 سال کی عمر کا وجبی سی شکل و صورت اور سامنے رنگ کا لڑکا تھا اور پچھلے 10 سال سے کنڈکٹری کر رہا تھا۔ دوسرے کنڈکٹروں کی طرح وہ بھی تھوڑا اکڑ مزاج، زبان کا تیز اور ہوشیار بندہ تھا، مگر اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ لیڈیز سواریوں کے ساتھ تمیز سے بات کرتا تھا، مگر خاص طور پر میرے ساتھ بہت ہی شائستگی، اخلاق اور سوجے انداز سے بات کرتا۔ مجھے اس روٹ پر جاتے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ بلو کا نام تو مجھے شروع دن سے معلوم ہو گیا تھا، مگر ان 2 ماہ میں ہماری تھوڑی بہت شناسائی ہو گئی تھی کیونکہ میں روزانہ جانے والی پکی سواری تھی۔ میری واپسی دوپہر 2 بجے ہوتی تھی اور میں بہت ذلیل و خوار ہوتی۔ ہمارا اسکول مین روڈ پر واقع تھا اور اس قصبے کا لاری اڈا سب سے آخر میں بہت دور تھا، تو میں اپنے اسکول کے مین گیٹ کے آگے کھڑی ہو جاتی اور جب بس آتی تو سوار ہو جاتی۔ اکثر مجھے سیٹ نہ ملتی تھی تو اکثر کھڑے ہو کر یا ٹول باکس پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا۔ بلو کو میرے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ میں ٹیچر ہوں تو اس ناطے سے وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن بلو نے مجھ سے کہا کہ میڈم نشو، آپ اپنے سٹاپ پر کھڑی ہو جایا کریں اور لاری اڈے نہ آیا کریں، میں آپ کے لیے سیٹ رکھ کر لے آیا کروں گا۔ ناچہ اسی طرح سہولت کے ساتھ خاصی بچت ہونے لگی۔ اب وہ بس میں چلتے پھرتے کوئی ایک آدھا بات بھی مجھ سے کر لیتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میڈم میری چھوٹی بہن 9th کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو وہ کورس اور سبجیکٹ کے سلسلے میں آپ سے کچھ رہنمائی اور مشورہ کرنا چاہتی ہے، تو اگر آپ برا نہ منائیں تو اپنا موبائل نمبر دے دیں، وہ شام کو آپ سے کال پر بات کر لے گی۔ میں بلو کی شکر گزار تھی کہ وہ روزانہ میرے لیے سنگل سیٹ لے کر آتا، دوسرا وہ کرائے میں بھی رعایت کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اس دن شام کو اس کی بہن کی کال آ گئی۔ اس نے میٹرک میں داخلے وغیرہ کے لیے مشورہ لیا اور ضروری باتیں کی۔ اس کے بعد بلو نے میرا شکریہ ادا کیا، یہ اسی کا اپنا ذاتی نمبر تھا جو میں نے سیو کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے سخت بخار اور فلو نے آن گھیرا۔ میں نے اسکول کی پرنسپل سے 3 دن کی چھٹی فون پر لے لی تو مجھے خیال آیا کہ بلو میرے لیے سیٹ رکھ کر لاتا ہے تو اسے بھی بتا دوں کہ 3 دن کی چھٹی کی ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اسے کال کر کے اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا۔ اگلے 3 دن وہ فون پر میری خیریت کا پوچھتا رہا۔ جب میں صحت یاب ہو گئی تو پھر سے آنا جانا شروع کر دیا۔ اب مجھے بلو کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آتی۔ اب شام کو یا دوپہر میں مختلف حوالوں بہانوں سے مجھے کال کرتا، حال چال پوچھتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ آہستہ آہستہ بلو مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ دوران سفر بس میں وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، انجان بنا رہتا تاکہ کوئی شک نہ کرے، مگر جب کال کرتا تو خوب باتیں کرتا۔ اب مجھے بھی اس کی کال کا انتظار رہتا۔ جس دن اس کی کال نہ آتی میں بے چین ہو جاتی۔ اب بلو مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیتا تھا۔ بلو نے میری سہولت کے لیے واپس گھر آنے کے لیے یہ بندوبست کیا کہ 2 بجے لاری اڈے سے جو بس نکلتی تھی اس کے کنڈکٹر کو کہہ دیتا تھا کہ وہ میرے لیے سیٹ خالی رکھ کر لے آئے، تو اس طرح مجھے بہت آسانی ہو گئی۔ گویا کہ بلو پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر ایک تو اس کا کردار ساتھ رہا تھا۔ میرے ساتھ سلیقے سے اور عزت سے بات کرتا تو اس نے اپنے اچھے اخلاق سے
मुझे अपना घर विदा बना लिया। मैं अक्सर अपने कजन हमायूं के साथ बिल्लू का सोचा करती तो दोनों के दरमियान मुझे जमीन आसमान का फर्क महसूस होता। हमायूं दौलतमंद और पढ़ा लिखा होने के बावजूद बदतमीज और घमंडी बद अखलाक था। वो छोरी हरकतें करता और किसी को खातर में न लाता था, जबकि इसके बरअक्स बिल्लू अनपढ़ और गरीब कंडक्टर था, मगर मेरे साथ तमीज और इज्जत से बात करता, कभी कोई गलत हरकत और बात नहीं करता था। यही वजह थी कि मैं इसे पसंद करने लगी थी। एक दिन कॉल पर इसने भी डरते डरते अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। हमारी ये पसंदीदगी बहुत जल्द प्यार में बदल गई। फिर रफ्ता रफ्ता ये प्यार चाहत में और चाहत इश्क में बदल गई। बिल्लू मेरा प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत सबर करता था। एक आला तालीम याफ्ता टीचर इससे प्यार करती है। इसने कभी मुझे छुआ तक नहीं था। इसे हर हाल में मेरी इज्जत प्यारी थी। स्कूल में हम सब टीचर्स ने कमेटी डाली थी जिसकी मालियत 60,000 रुपए थी। तनख्वाह मिलने पर मैं कमेटी इकट्ठी करती। हमने पहले दिन से ही पर्चियां डालकर तरतीब बना ली थी कि कौन सी कमेटी किसको मिलेगी। इस माह जिस टीचर को कमेटी मिलनी थी इसके एक हफ्ते बाद शादी थी, तो इसे हर हाल में इसकी शादी से पहले कमेटी अदा करनी थी। जब सारी कमेटियां इकट्ठी हो गई और अगले दिन इस टीचर को पेमेंट करनी थी तो हुआ यूँ कि हमारे घर में चोरी हो गई। कमेटी के पैसे भी चोर ले उड़े। मैं बहुत परेशान हुई कि अब क्या बनेगा। किसी को यकीन नहीं आएगा कि मैडम निशो ने 60,000 रुपये खुद रख लिए हैं, अब पैसे चोरी होने का ड्रामा कर रही है। इसी तरह मेरी नेक नामी के साथ मेरी साख भी खराब हो जाती। अम्मी अबू भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, किस तरह रकम का बंदोबस्त होगा। इसी दौरान बिल्लू की कॉल्स आती रही, मगर मैं परेशानी की वजह से इसकी कॉल अटेंड न कर सकी। अबू ने कॉल करके हमायूं से 60,000 रुपए बतौर कर्ज मांगे तो इसने टका सा जवाब दे दिया। इस परेशानी के आलम में रात हो गई। इधर बिल्लू परेशान था कि मैं इसकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। रात 10 बजे इसकी कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली। इसके पूछने पर सारी बात बता दी। इसने मुझे हौसला और तसल्ली दी कि वो कल रात तक 60,000 रुपए का बंदोबस्त हर सूरत में कर देगा। मैं परेशान ना हूँ और सुकून से सो जाऊँ। अगले दिन मैंने स्कूल में इस टीचर से झूठ बोला कि 3-4 घरों से कमेटियाँ नहीं आई, आज शाम तक इकट्ठी हो जाएंगी तो सुबह पूरी कमेटी की रकम ले आऊंगी। उस दिन रात को बिल्लू ने कॉल पर बताया कि इसने 60,000 रुपए का बंदोबस्त कर लिया है, वो सुबह मुझे बस में पैसे दे देगा। चनाचा अगले रोज इसने हस्बे वादा मुझे 60,000 रुपए छुपके से पकड़ा दिए। इस तरह मेरी इज्जत रह गई। अब बिल्लू मेरा मौसम था। मैं दिलो जान से इस पर फिदा हो गई। हमारा इश्क दिन ब दिन परवान चढ़ने लगा। अब हम दोनों एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते थे। मैं बिला नागा स्कूल जाती और सिर्फ बिल्लू की खातिर जाती क्योंकि वो अब मेरा महबूब था। इतवार को छुट्टी होती तो और ये दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरता। कुछ अरसे के बाद जब मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे लुटाना चाहे तो बिल्लू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम था कि वो बहुत गरीब है। पता नहीं इसने किस तरह एक दिन में इतनी रकम का इंतजाम किया था। मैंने बहुत इस्रार किया, इसकी मिन्नतें की कि अपने पैसे वापस ले, मगर उसकी एक ही जिद थी कि निशो ये रकम तुम्हारी जूतियों पे कुर्बान, तुम मेरा इश्क हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं पूरी जिंदगी तुमसे पैसे नहीं लूंगा। फिर इसने मुझे अपने प्यार की कसम दी कि पैसे वापस करने तो दूर की बात, आप पूरी जिंदगी इनका जिक्र भी नहीं करना। मजबूरन मुझे इसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर बहुत तड़पते रहते। बिल्लू का घर इसी कस्बे में था जहाँ मैं रोजाना पढ़ाने जाती थी। बिल्लू का बाप फौत हो चुका था। इसकी एक छोटी बहन नुसरत जो कि मैट्रिक में पढ़ रही थी, जिसने फोन पर मुझसे बात की थी। नुसरत से छोटा जमाल था जो 7वीं में पढ़ रहा था। घर का वाहद कफील बिल्लू था। इनका छोटा सा घर था। मैं एक बार इनके घर जा चुकी थी। बिल्लू की बहन नुसरत ने बड़े चाव और असरार से मुझे बुलाया था। जब मैं गई तो उन्होंने मेरी बहुत इज्जत और आओ भगत की। अब बिल्लू का इसरार था कि जल्द शादी कर ले। मेरा भी यही दिल चाहता था। चनाचा मैंने बिल्लू से कहा कि अपनी अम्मी को रिश्ता मांगने हमारे घर भिजवाए। तो इतवार को इसकी अम्मी और इसकी बहन मेरा रिश्ता मांगने आई। अम्मी अब्बू को ये रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि मेरा और बिल्लू का कोई जोड़ नहीं था। मैं एक आला तालीम याफ्ता सरकारी टीचर और बिल्लू एक गरीब घराने से अनपढ़ बस कंडक्टर। अम्मी अब्बू ने इनकार तो नहीं किया मगर सोचने के लिए टाइम ले लिया। वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। इनका मौकफ अपनी जगह पर 100% दुरुस्त था, मगर मैं अपने इश्क के हाथों मजबूर थी। मैंने भी जिद लगा ली कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ बिल्लू से, वरना किसी से नहीं करूंगी। पूरा 1 महीना घर में ये कश्मकश चलती रही। आखिरकार मेरी जिद के आगे अम्मी अब्बू मजबूर हो गए और उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। इन्हें ये खतरा नजर आ रहा था कि मैं चोरी छुपे इससे शादी न कर लूं।
हूँ, इस तरह बहुत बदनामी होगी। बिल्लू के इश्क का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। हाँ, अगर अम्मी अबू ना मानते तो मैंने वाकई बिल्लू के साथ कोर्ट मैच कर लेनी थी। मैंने उसी वक्त कॉल करके बिल्लू को खुशखबरी सुना दी, जिसे सुनकर वो भी खुशी से दीवाना हो गया। अलगर्ज हमारी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अम्मी अबू इस रिश्ते से नाखुश थे और बेदिली से शादी की तैयारियां कर रहे थे। जिसने भी इस रिश्ते के बारे में सुना, हैरत से मुंह में उंगलियां दबा ली। हर कोई ये कह रहा था कि निशो की अक्ल घास चढ़ने गई है। निशो ने पढ़ लिखकर अक्ल गंवा दी। हमायूं को जब इस रिश्ते का पता चला तो मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाला मुझे लेडी कंडक्टर का खिताब दिया और साथ ये भी कहता, इस्तानी जी तुम्हें प्यार करने के लिए एक अनपढ़ गंवार कंडक्टर ही मिला। इसी तरह की बातें मुझे सुनाई देती रही और मैंने किसी की परवाह नहीं की। और फिर वो दिन आन पहुंचा जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। मैं मिस नताशा से नताशा बलाल बनकर अपने महबूब अपने पिया के देश चली गई। मैं दुल्हन बनी बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मुझ पर बहुत रूप चढ़ा था। सब बिलाल की किस्मत पर कर रहे थे, जिसे इंतहाई खूबसूरत पढ़ी लिखी सरकारी टीचर मिल गई थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। हम दोनों खुशी से निहाल थे कि हमने एक दूसरे को पा लिया था। बिलाल ने मुझे छोटा सा सोने का लॉकेट पहली रात तोहफे में दिया, जबकि मैंने इसे कीमती राडो घड़ी और चांदी की अंगूठी जिस पर छोटा सा एन भी लिखा हुआ था तोहफे में दी। मुझे बिलाल के घर और खानदान में बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली। बिलाल की बहन नुसरत और छोटा भाई जमाल मुझे भाभी की बजाय बाजी कहते। बिलाल की अम्मी यानी मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती। बेटी बेटी कहते इनकी जुबान न थकती थी। शादी के बाद हमने लाहौर इस्लामाबाद की सैर की। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई तो मैंने ड्यूटी के लिए स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरा रोजाना का बस सफर खत्म हो चुका था। बिलाल ने मुझे रिक्शा लगवा दिया था, जो सुबह मुझे स्कूल छोड़ देता और दोपहर को वापस घर पहुंचा देता। भले बिलाल एक सादा गरीब और अनपढ़ बस कंडक्टर था, मगर हकीकत में वो बहुत अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था। वो मेरी हर बात अच्छे बच्चों की तरह मानता। मुझे नहीं याद इसने कभी मेरी कोई बात रद्द की हो। बिलाल में एक खराबी थी, वो ये कि वो नस्वार खाता और सिगरेट पीता था। इसकी ये आदतें मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। मैं बेड पर बैठी होती तो अक्सर बिलाल मेरी गोद में अपना सर रखकर मेरी तरफ देखता रहता और मैं इसकी तरफ देखती रहती। आज भी हम एक दूसरे को इसी तरह प्यार से देख रहे थे तो मैंने बिलाल को मुखातिब किया तो वो बड़े मोतबाना अंदाज से बोला, जी मलका आलिया, हुक्म गुलाम हाजिर है। तो मैंने बड़े प्यार से कहा, बिल्लू जानी निस्वार खाना और सिगरेट पीना तो दो मेरी जिंद जान, मेरी रानी, मेरी मलका आलिया, मेरी क्या मजाल जो हुक्म से सर ताबी कर लूं। आज से दोनों का खाना पीना बंद। और फिर वाकई इसने दोनों छोड़ दिए। बिल्लू मुझसे एक पाई नहीं लेता था। मैं अपनी पूरी तनख्वाह लाकर इसके हाथ पर रखती, मगर वो कहता, निशो जानी ये तुम्हारी कमाई है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तो मैं कहती, बिल्लू जी मैं तुम्हारी हूँ और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो ये तनख्वाह भी तुम्हारी है। मगर वो ना लेता। इस तरह हर माह हमारी तकरार होती तो मुझे हार मानना पड़ती। बिल्लू की अम्मी ने मुझे सगी माँ की तरह प्यार किया। नुसरत और जमाल मुझे अपनी भाभी की बजाय सगी बड़ी बहन समझते। सच पूछिए तो घर जन्नत का नमूना था। हर तरफ प्यार, मोहब्बत, इज्जत और इख्तराम था। घर बहुत पुरानी हालत में था तो मैंने अपनी तनख्वाह से पैसे जोड़कर घर को अमीर करवाया, रंग रोगन करवाया। तो इस मौके पर मैंने बिल्लू की एक ना सुनी और इसके मना करने के बावजूद घर का काम करवाया। आने वाले 12 सालों में अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। बिल्लू ने मेरे कहने पर 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। रमजान उल मुबारक के पूरे रोजे रखता, कुरान पाक की तिलावत करता। इसके मिजाज से उखड़पन भी खत्म हो गया और ये सब इश्क की ताकत से हुआ। इश्क वाकई बहुत बड़ी ताकत है। हमारी जिंदगी में प्यार के साथ साथ बहुत सुकून था। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, मगर बिल्लू में एक बहुत बड़ा एहसास महरूमी पैदा हो गया था। वो ये कि वो चाहता था कि इसकी अपनी एक बस हो और वो खुद बस चलाया करे। अब जाहिर है अपनी बस खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, क्योंकि सरे दस्त हमारे पास नहीं थे। बिल्लू इसी सोच में अक्सर उदास रहने लगा तो मैंने इससे मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि मेटिया डालकर कुछ रकम जमा कर लेते हैं, तो इससे तुम एक सेकंड हैंड वैगन खरीद लो और खुद चलानी शुरू कर दो। पहले तो वो नहीं माना, जब मैंने अपनी कसम दी तो मान गया। मैंने अपनी पूरी तनख्वाह की कमेटी डाल दी तो इसी तरह 5 लाख रुपए जमा हो गए। एक बहुत अच्छी हालत की वैगन 8 लाख रुपए में मिल गई। बाकी की रकम मुहावर किस्तें मुकर्रर हो गई तो बिल्लू ने अल्लाह का नाम लेकर खुद वैगन चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आमदनी बहुत बढ़ गई। बिल्लू किस्त की रकम अदा करके बाकी सारे पैसे मेरे हाथ पर रख देता, जिन्हें मैं बहुत
सख्त एहतियात से इस्तेमाल करती। अगले 2 सालों में वैगन की सारी किस्तें अदा हो गई। अब प्रोग्राम ये बना कि फिर कमेटियां डाली जाए और मजीद रकम जमा की जाए और वैगन बेचकर बिल्लू बस खरीद ले। चनाचा इस मकसद के लिए मुश्तरका कमेटियां डाल दी गई, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बिल्लू ने लारी अड्डे में सर्विस करवाने के लिए वैगन सर्विस स्टेशन पर खड़ी की और वैगन के कुछ पार्ट्स खरीदने स्पेयर पार्ट्स की दुकान की तरफ जा रहा था तो सड़क क्रॉस करते हुए एक तेज रफ्तार बस के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब बिल्लू की लाश घर आई तो मुझ पर गशी के दौरे पड़ने लगे। मुझे अपना कुछ होश न रहा, मैं सदमे से पागल हो गई। मेरे अजीजे जान, मेरे इश्क, मेरे मजाजी खुदा को मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। मुझे संभलने में पूरा 1 साल लग गया। मैं जब बेवा हुई उस वक्त मेरी उम्र 38 साल थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला, अपने 5 बच्चों की खातिर जो मेरे और बिल्लू के प्यार की निशानियां हैं। बिल्लू की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। नुसरत की शादी कर दी। जमाल को जब यहाँ रोजगार ना मिला तो बैरूने मुल्क कमाने के लिए चला गया। मैंने वैगन के लिए ड्राइवर रख लिया जो बड़ी ईमानदारी से वैगन चलाता है और एक मकबूल रकम हर माह मुझे देता है। मैं दिलो जान से बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, इन्हें माँ और बाप का प्यार देती हूँ और किसी चीज की कमी नहीं आने देती। हाँ, मगर मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा खला और कमी है तो वो सिर्फ बिल्लू की है। मेरी रातें सूनी हो गई हैं, रातों की तन्हाई दसती है, मगर मुझे अपने इर्द गिर्द बिल्लू के मौजूद होने का एहसास होता है। यूँ लगता है वो मेरे पास है। मैं ख्यालों में इससे ढेरों बातें करती हूँ। मुझे अकेले बातें करते देखकर बच्चे सिरे लब बड़बड़ाते रहते हैं, मगर इन्हें क्या मालूम मैं तो अपने बिल्लू से बातें करती हूँ। ये बिल्लू का इश्क ही तो है जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है। दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सच्चा इश्क इंसान की तकदीर बदल देता है और इश्क मरकर भी नहीं मरता। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।